फोर्स जो चैप्टर है वो काफ़ी छोटा चैप्टर है और अच्छा खासा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को जो है तैयार कर लीजिए। इसमें आपको बढ़िया मार्क्स एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और काफ़ी छोटा चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, वो है मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन कि कितने प्रकार के मोशन होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। ठीक है, और इसके अलावा मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, कपल, इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और कुछ रेगुलर बॉडीज़ उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करेंगी उसको आपको याद करना है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और मैं इसको आपको रिवाइज़ करवाता हूँ, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको तैयार करवाता हूँ। ठीक, तो इसमें जैसे बात करते हैं मोशन की, तो मोशन क्या होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो कहते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज़ कॉल्ड इन मोशन। तो अब बात करते हैं यहाँ की टाइप्स ऑफ मोशन। तो जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो दो तरीके का है। एक तो है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जैसे कार जा रही है एक सीधे रोड पे, ठीक, तो वो उसका मोशन क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा जो है रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। ठीक, तो जो रोटेशनल मोशन है वो क्या होगा, इस केस में बॉडी जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट मूव करती है। जैसे फैन का मूवमेंट कैसा है, रोटेशनल मोशन, वो अपने एक्सिस के अबाउट मूव करती है। अर्थ जो है वो भी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो वो भी क्या है, रोटेशनल मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट जब मूव करती है तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये तो रहे टाइप्स ऑफ मोशन, इतना ही है आप लोगों के सिलेबस में, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता है, मूवमेंट का मतलब टर्निंग इफेक्ट भी होता है, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, इसको टॉर्क भी बोलते हैं। यानी कि जैसे मान लिया कि ये कोई एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये एक रॉड है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। ठीक, और इस पॉइंट पर यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है F। तो जब इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया गया है तो ये जो रॉड OA है इस एक्सिस के अबाउट मूव करती है। ठीक है, जैसे कि मान लिया ये एक्सिस हो गया, ये रॉड हो गया, और यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो ये रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट टर्न हो रही है। ठीक, तो ये रोटेशनल मोशन ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस है। तो जो मूवमेंट ऑफ ए फोर्स है, मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स है, मतलब इस फोर्स को अप्लाई किया गया पॉइंट A पर, इसके कारण जो है ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट क्या होने लगी, घूमने लगी, रोटेट होने लगी। तो इसका मोशन कैसा है, रोटेटरी मोशन यानी रोटेशनल मोशन। ठीक, तो जो यहाँ पे टॉर्क होता है, वो जो टॉर्क है वो क्या होता है, टॉर्क जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स जिस लाइन के अलोंग एक्ट हो रहा है, फोर्स जिस लाइन के अलोंग एक्ट हो रहा है उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, और ये एक्सिस है, तो इसके बीच की ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक, तो टॉर्क जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर। ठीक, तो टॉर्क हो गया। टॉर्क को टाउ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो F इंटू डी।
यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये इसकी यूनिट हो गई, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर। दूसरा ये है कि न्यूटन मीटर तो वर्क की भी यूनिट होती है। ठीक, और वहाँ पर न्यूटन मीटर को जूल में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वर्क जो है वो एनर्जी। ठीक, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन मीटर को हम जूल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये टॉर्क की यूनिट है। वर्क इज़ स्केलर क्वांटिटी बट टॉर्क इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगी। और इसकी भी यूनिट है, जैसे कि इसको सीजीएस सिस्टम में करेंगे तो 1 न्यूटन मीटर जो होगा कितना हो जाएगा, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ठीक, या इसको ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स के टर्म में देखें तो 1 kgf जो होगा 1 kgf इंटू मीटर, 1 kgf इंटू मीटर, मतलब न्यूटन फोर्स की यूनिट है एसआई सिस्टम में, और kgf जो है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है। तो 1 kgf इंटू मीटर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन मीटर। तो kgf को जब हम न्यूटन में लिखते हैं तो 1 kgf होता है 9.8 न्यूटन। ठीक, तो ये हो गया। और अगर gf सीजीएस सिस्टम में जाए तो ये ग्राम फोर्स हो जाएगा, तो ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर ये हो जाएगा 980 डाइन सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी यूनिट्स रही, ये रहा फार्मूला, तो इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कपल ऑफ मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ ए कपल। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ए कपल की बात करेंगे। तो सबसे पहले कपल क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कपल क्या होता है। तो कपल को देखिए क्या होता है कि जैसे मान लिया ये कोई रॉड है ए बी। ठीक, ये एक ए बी रॉड हो गया और ये पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट है रॉड का। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है इस पॉइंट बी पर एफ मैग्नीट्यूड का, और पॉइंट ए पर यहाँ पे फोर्स लग रहा है सेम मैग्नीट्यूड का एफ। ठीक, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट नहीं कर रहे हैं, और ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कपल। ठीक है, तो ये कपल ऑफ द फोर्सेस हैं। ठीक, तो इस कपल के कारण जो ये रॉड होगी ये मूव करेगी, मतलब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इस रॉड में। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है इस कपल के कारण है, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जाएगा, मूवमेंट ऑफ ए कपल। ठीक, तो इसके कारण ये किधर रॉड मूव करेगी, तो देखिए इस फोर्स के कारण इसकी टेंडेंसी किधर होगी, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। इस फोर्स के कारण इसकी टेंडेंसी किधर होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये रॉड जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमेशा रोटेशनल मोशन जो होता है सिंगल फोर्स के कारण कभी भी रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता, हमेशा दो फोर्स तो चाहिए ही चाहिए बॉडी को टर्न कराने के लिए। ठीक है, तो जैसे दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोलते हैं तो हैंडल पर आप फोर्स लगाते हो, उसको पुल करते हो या पुश करते हो, तो फोर्स आपने अप्लाई किया तो दरवाज़ा जो है हिंज के अराउंड मूव करता है। ठीक है, तो वहाँ पर हिंजेस पर फोर्स रिएक्शनरी फोर्स एक्ट होता है, जो कि आपके अप्लाइड फोर्स के इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो कभी भी सिंगल फोर्स के थ्रू कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है, ऑलवेज टू फोर्सेस नीडेड फॉर रोटेशनल मोशन। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ ए कपल की बात करेंगे तो मूवमेंट ऑफ ए कपल ये भी क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, तो ये जो होगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d वो लेंगे। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए जैसे कि इस फोर्स का मूवमेंट अगर हम देखें, ये जो रॉड है इस पॉइंट ओ के अबाउट मूव कर रही है। ठीक, मतलब ये पॉइंट ओ जो है ये पायोटेड है यहाँ पर। ठीक, तो जो एक्सिस है वो पॉइंट ओ से
पास हो रही है, ये एक्सिस हो गई, तो ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है। तो मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स जो होगा, ठीक, ये τ1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा F, और ये डिस्टेंस d/2 होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये d/2 लेंगे, ठीक। मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट O, तो ये τ2 मान लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा F × d/2 हो जाएगा। तो जो नेट मूवमेंट होगा वो क्या होगा, सम ऑफ τ1 प्लस τ2। और दोनों ही जो मूवमेंट्स हैं ये सेम डायरेक्शन में, देख इसके कारण क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और इस फोर्स के कारण भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है वो पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लॉकवाइज मूवमेंट को निगेटिव ले लेते हैं, बिकॉज जो टॉर्क है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन प्लस माइनस हम वेक्टर क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसका भी और इसका भी, तो दोनों का प्लस ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F × d/2 प्लस F × d/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स F × d/2, तो ये क्या आ जाएगा F × d, और ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इतना आ गया, तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा था सेम यहाँ पर आ गया, ठीक। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक। तो इतना जो है इसमें ये है। इसके बाद है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ में क्या होता है, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो क्या कंडीशन होती है। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जैसे टॉर्क जो है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। यानी टॉर्क जो है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्टेंस। यानी टॉर्क को बढ़ाया जा सकता है अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें या डिस्टेंस को बढ़ा दें, ठीक। जैसे कि मान लिया कि जो डोर का हैंडल है वो जितना दूर लगा होगा हिंज से उतना ही आप डोर आसानी से खोल सकते हो, ठीक। अगर वो हैंडल हिंज के पास लगा होगा तो वो उसको उतना खोलना मुश्किल होगा, ठीक। सपोज दैट ये रॉड है, ठीक, ये एक्सिस हो गया, फोर्स आपने यहाँ पे लगाया। अगर यही फोर्स आप यहाँ पे लगाते तो क्या होता कि ये डिस्टेंस पहले कितनी थी, d थी, अब आपने फोर्स मिड पॉइंट पे लगा दिया तो डिस्टेंस कितना हो गया, d/2, यानी टॉर्क रिड्यूस हो गया क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। टॉर्क रिड्यूस हो गया यानी टर्निंग इफेक्ट कम हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। यानी कि अब आपको इसको टर्न कराना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि टॉर्क जो है यहाँ पे कम हो गया डिस्टेंस कम होने से, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोटेट कराने के लिए। और ये है कि अगर फोर्स इसी को यहाँ पे लगा दिया तो डिस्टेंस बढ़ गई, तो डिस्टेंस बढ़ गई तो कम फोर्स लगा करके भी इसको रोटेट करा सकते हैं। यानी टॉर्क दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्टेंस। फोर्स बढ़ा देंगे तो टॉर्क बढ़ जाएगा, ठीक, यानी बॉडी को टर्न कराना आसान हो जाएगा फोर्स बढ़ा देंगे जब, या डिस्टेंस बढ़ा दें तो, ठीक है। तो इस तरीके से टॉर्क दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दूसरा है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ में क्या होता है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता है। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। स्टेट ऑफ मोशन वो ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम के जो टाइप्स होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक, बॉडी रेस्ट में है, एक फोर्स इस पर इधर लगाया जा रहा है, सेम फोर्स इतना इस पर इधर लगाया जा रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस पर एक्ट हो रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के, सेम लाइन के अलोंग। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, 0, यानी इस बॉडी का मोशन नहीं होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक। वर्टिकली देखें तो इसका वेट जो है इस सरफेस पे एक्ट हो रहा है और इस सरफेस के कारण इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी क्या है, वेट के बराबर है, और जो राइट साइड का फोर्स है लेफ्ट साइड के फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी नेट फोर्स इस बॉडी पर क्या है, 0 है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है, ठीक,
या नेट टॉर्क 0 होता है, तब वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। तो ध्यान रखिएगा, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी तो नेट फोर्स 0 होगा या नेट टॉर्क 0 होगा। ठीक है, तो ये तो रहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी मूव कर रही है लेकिन उस पर नेट फोर्स 0 है। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो उस केस में उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ना तो उसके स्पीड में कोई चेंज आएगा, मतलब उसके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और ना ही उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा। एक कांस्टेंट स्पीड से और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, तो वो कहलाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक, इन ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल केस में अगर नेट टॉर्क 0 है तो बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी रोटेट करेगी, यानी उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, तो दो तरीके का डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये रहा इक्विलिब्रियम के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट देख लीजिए क्या होता है जल्दी से। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर होता है। ठीक है, या सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है कि जैसे मान लिया कि ये कोई रॉड है, ये मिड पॉइंट पे फ्रीली सस्पेंडेड है। ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है इधर F, और एक फोर्स यहाँ पर भी सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगाए जा रहे हैं, और इस रॉड की जो लेंथ है वो है कितनी, टोटल मान लिया 2L है, और यहाँ पे मिड पॉइंट पे ये फ्रीली सस्पेंडेड है, तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक L, ये पॉइंट O हो गया, ये OA हो गया, ये B हो गया, तो OBL और OAL। ठीक, अब ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, इस रॉड को किधर मूव कराएगा, किधर टर्न कराने की टेंडेंसी होगी इसकी, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है इस इन पर, ये क्या करेगा, इस रॉड को किधर घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों ही मूवमेंट्स जो है वो बराबर हैं, इसीलिए ना ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा ना ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। ठीक, क्योंकि मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स क्या हो जाएगा, F/L अबाउट पॉइंट O, एंड मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट O इज आल्सो F/L, और दोनों ही क्या है, बराबर है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में यही होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर बॉडी का टोटल वेट जो है सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, मतलब उस पॉइंट पर बॉडी का टोटल वेट जो है एक्ट करता है। ठीक है, तो वो कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, जैसे कि ये एक मान लिया रॉड है। ठीक, तो अगर इसके मिड पॉइंट पर हम इसको बैलेंस कराएं यहाँ पर फिंगर पर, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो इसका वेट टोटल कहाँ पर एक्ट हो रहा है, मिड पॉइंट पे। ठीक, तो ये एक यूनिफॉर्म रॉड जैसे ऑफ लेंथ L है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर, इसके मिड पॉइंट पर इसका टोटल वेट एक्ट करेगा। तो ये जो मिड पॉइंट है इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करने के लिए और भी तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कोई बॉडी है तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स सपोज दैट कंसीडर कर सकते हैं, M1, M2, M3, ठीक है, M4, तो ये पॉइंट O हो गया, या इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पॉइंट G से डिनोट करते हैं। फिर इन जो सभी पार्टिकल्स, ये जो बॉडी है बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई,
तो उन सभी पार्टिकल्स का क्या होगा, वेट होगा। ठीक, तो जो एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट दिस पॉइंट G शुड बी 0। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स मतलब जैसा ये जो कुछ पार्टिकल्स होंगे इसको क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखेंगे, कुछ पार्टिकल्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखेंगे। तो हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट को निगेटिव ले लेते हैं। तो एल्जेब्रिक सम में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम प्लस साइन से रखेंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को हम माइनस साइन से रखेंगे। तो उन सभी का जो सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब कि ये जो भी पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स से ये ऑब्जेक्ट बना है, उन सभी के वेट्स का मूवमेंट जो होगा इस पॉइंट के अबाउट, G पॉइंट के अबाउट, वो 0 होना चाहिए, उनका एल्जेब्रिक सम। ठीक है, तो ये रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किन चीज़ पर डिपेंड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बॉडी के शेप पर, यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो, जैसे कि मान लिया ये रॉड है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मिड पॉइंट पर लाई करेगा। ठीक, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रेगुलर बॉडीज़ हैं, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप पढ़ लीजिएगा, बुक में दे रखी होंगी, जैसे कोन है, सिलेंडर है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल है। ये एग्ज़ाम में इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक, तो जो चैप्टर 4 है उसमें बस इतना ही है, यही आपको पढ़ना है, इसी पर क्वेश्चंस हैं। 2-4 क्वेश्चंस आप अच्छे लगा लीजिए, एग्ज़ाम में उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर ये बढ़िया से तैयार कर लीजिए एग्ज़ाम में और बढ़िया मार्क्स आप पाइए। ठीक है, तो आज इतना ही।